कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई हो रही है? देखना कर रहे हैं वीडियो, उसको आप लोग जरूर देखिए। और टोटल आप लोगों का जो वीडियो होगा, जो अभी 2 वीडियो डाले हैं, अभी जो डालेंगे मिला करके एक साथ वीडियो होगा 1.5 घंटे का, तो उसको जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और अच्छा लगता है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सजेशन सुधार की जो गुंजाइश है वो कहाँ पर है। ओके, तो आज हम लोग लेके चलेंगे कुछ और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन उभयधर्मी क्वेश्चन है। एल्युमिनियम और जिंक को उभयधर्मी तत्व या धातु क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो या जिंक का ऑक्साइड हो, वो आपका अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड और लिख देते हैं एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसी कारण इन्हें उभयधर्मी तत्व या धातु कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण है कि जो भी ऑक्साइड नेचर होता है, चूंकि आपका जिंक का भी ऑक्साइड नेचर होता है, ऑक्साइड का जो होता है वो बेसिक नेचर होता है, उसके बावजूद भी वो क्षार के साथ ही अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एल्युमिनियम का हम लोग देखें, एल्युमिनियम का Al2O3 प्लस NaOH के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो यह क्या करता है, NaAlO2 बनाएगा प्लस H2O देगा, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको Al2O3 को HCl के साथ भी अगर अभिक्रिया करे तो ये क्या बना लेगा, AlCl3 प्लस H2O। तो बैलेंस करेंगे तो 3 से यहाँ पर बैलेंस करेंगे 6 हो गया। तो यहाँ पर आपका 6 3 दूना 6, तो 6 हो गया। यहाँ पर 2 से करेंगे, आपका ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड है, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है उसके साथ अभिक्रिया करके Na2ZnO2 बनाता है और H2O देता है, ठीक है। सोडियम जिंकेट इसको हम लोग कह सकते हैं, जिंकेट, ठीक है। तो बैलेंस कर सकते हैं इसको, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड को अगर HCl के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो बना लेता है ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है, 2HCl हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिंक और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इसी कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका उभयधर्मी तत्व या धातु कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे धातु और अधातु में अंतर। क्वेश्चन हो जाएगा धातु और अधातु में अंतर। तो दो तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक आपका भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा एक आपका रासायनिक गुण के आधार पर। तो दो आप भौतिक गुण के आधार पर कर लीजिए, दो तीन आप रासायनिक गुण के आधार पर कर लीजिए। तो सबसे पहला इधर अगर देखें धातु और एक तरफ अधातु हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं कि धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं में धात्विक चमक, करिए धात्विक चमक पाई जाती है। जबकि इसमें अगर कहेंगे कि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ओके, दूसरा कह सकते हैं कि विद्युत के, इसमें अपवाद में कह सकते हैं, अपवाद में क्या क्या हो सकता है? तो ग्रेफाइट भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। अपवाद में क्या कहेंगे? ग्रेफाइट और आयोडीन। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। जबकि इसमें कह सकते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि ये विद्युत धनात्मक होते हैं। मतलब सोडियम पर प्लस चार्ज, एल्युमिनियम पर प्लस 3 चार्ज, मैग्नीशियम पर प्लस 2 चार्ज, इसे हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या होगा? ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जैसे क्लोरीन अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन देखें तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज, इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह सकते हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसमें बोल सकते हैं इनके ऑक्साइड इसमें एक्सेप्शन में आप ले लीजिएगा, एक्सेप्ट में ग्रेफाइट कर लीजिएगा, ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो 2 नंबर में आएगा, आप 4 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो काफी है, इतना चलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका आता है बॉन्डिंग पर आधारित, बंधन पर। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा आयनिक बंध क्या है? आयनिक यौगिकों के गुणों को
आयनिक बंधन क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणों को लिखें। आपका क्या कर सकते हैं, क्या हमने बताया था क्लास में कि इसमें क्या होता है, आयन जो होता है यानी जब एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो जो आयन बनते हैं उनके बीच क्या होता है, एक स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, कायम हो जाता है, और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वह बंध, या कह सकते हैं कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, तब इससे बने आयनों के बीच स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है, जो आयनों को एक साथ बांधकर रखता है, आयनिक बंध कहलाता है। ओके, क्या बोलेंगे, कह सकते हैं कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, तब जो आयन बनते हैं उन आयनों के बीच स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, जो आयनों को एक साथ बांधकर रखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यह इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो सोडियम पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज, यानी क्लोराइड आयन बनेगा। और इन दोनों के बीच में जो कि एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, तो एक क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कौन सा बल उत्पन्न होगा, स्थिर वैद्युत बल, जिसके कारण वो क्या होगा, बंधे रहेंगे, यानी NaCl के रूप में रहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रहने दीजिए, इतना ही। सीधे हम लोग कहेंगे आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिकों के गुण। सबसे पहला कह सकते हैं कि आयनिक जो यौगिक बनता है वो क्या चीज से बनता है, आयनों से बनता है। क्या कहेंगे, आयनों से बनता है। तो कह सकते हैं कि चूंकि आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं, अतः ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, अतः ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि ये अदिशात्मक होते हैं, अदिशात्मक होते हैं।
कारण क्या है कि जब सोडियम की बात करेंगे, सोडियम आयन की बात करेंगे, तो एक प्लस चार्ज जो दिखाया जा रहा है, उस जो धन आवेश दिखाया जा रहा है, वो धन आवेश चारों तरफ से इसको क्या करेगा, घिरा रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोलाकार रूप हो जाएगा। या क्लोराइड आयन है तो चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, घिरा, तो क्या हो जाएगा, गोलाकार रूप हो जाएगा। तो आयन को क्या माना गया, एक स्फीयर के रूप में माना गया, एक आयन के रूप में माना गया, एक गोले के रूप में माना गया, और गोला का कोई दिशा नहीं होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। तीसरा कह सकते हैं कि जल में अति घुलनशील होते हैं। चौथा कह सकते हैं ए द्रव अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ओके, नेक्स्ट कर सकते हैं यहां पर नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होगा, क्योंकि इसके आयन स्वतंत्र नहीं होंगे कि वो मूव कर सके, उस पॉइंट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। ठीक है ना, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट काफी है, इसको कर लीजिएगा। दूसरा है क्वेश्चन कि सहसंयोजक बंध क्या है। सहसंयोजक यौगिकों के गुणों को लिखें। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, और सहसंयोजक बंध जो होता है वो 3 तरीके से बनता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तब उसको एकल सहसंयोजक बंध कहेंगे। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तब उसको क्या कहेंगे, द्विआबंध या द्विसहसंयोजक बंध कहेंगे। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उसको त्रिआबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध जो है वो 3 तरीके से बनता है, तो उसको एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, सीधे सीधी आप आंसर इसको कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजक बंध कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर तीनों का हम लोग ले लेंगे। जैसे आप कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ
H2 मॉलिक्यूल, H2 अणुओं का बनना। जैसे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, डुएट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, डुएट पूरा करना है, सॉरी यहाँ पर डुएट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये भी ले लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा। होगा क्या कि चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, सिंगल लाइन से। आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या, सिंगल बॉन्ड का। दूसरा कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 अणुओं का बनना। जैसे ऑक्सीजन है, इसके पास आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे हम दिखा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे क्योंकि इनके वायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा और यह आपका क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, वायतन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन, और इसको 8 पूरा करना है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा, इस तरह से दिखा सकते हैं 8, इसका भी 8, तो ये आपका हो जाएगा 3 लाइन से दिखाएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यह हो जाएगा N2। ठीक है, तो यह आपका हो गया सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। और एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का बनना, O2 अणुओं का बनना या नाइट्रोजन अणुओं का बनना, इसको आप वहां पर एग्जाम्पल में दे सकते हैं। और याद रखिएगा केमिस्ट्री है, और जब भी परिभाषा लिखिए और वहां पर एग्जाम्पल अगर बन रहा है तो एग्जाम्पल जरूर दीजिए, नहीं तो सीधे आधा नंबर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देना एकदम निहायत जरूरी है। ठीक है, तो इसका यौगिकों का हम लोग गुण देखें, यानी सहसंयोजक यौगिकों का गुणधर्म। सबसे पहला कर सकते हैं कि जो भी सहसंयोजक यौगिक बनता है वो अणुओं से बनता है, इसीलिए इनकी प्रकृति क्या होगी, आणविक होगी। तो कह सकते हैं कि चूंकि सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं, अतः एक आणविक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि ये जल में, ये कह सकते हैं ये दिशात्मक होते हैं, ये दिशात्मक होते हैं। तीसरा कह सकते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पॉइंट हो जाएगा, ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हो गया, 4 पॉइंट हो गया, इसको कर लीजिएगा। अब जैसे आता है क्वेश्चन खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और देखेंगे हम लोग खनिज और अयस्क में अंतर। सबसे पहला पॉइंट इसका डिफिनीशन दे दीजिए। कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। क्या कर सकते हैं कि वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इसको कह सकते हैं कि वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी एवं कम खर्च में किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इसके लिए कह सकते हैं कि वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी एवं कम खर्च में किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि जब खनिज की बात करते हैं तो खनिज में बहुत सारा अशुद्धियां उपस्थित होती हैं और उसमें धातु की जो मात्रा होती है वो बराबर नहीं होती है। जबकि अयस्क में चूंकि कॉन्संट्रेट कर लिया जाता है, सांद्रित कर लिया जाता है, तो उसमें धातु की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि सभी खनिजों में धातु की मात्रा समान नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए कह सकते हैं अयस्कों में धातु की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा कह सकते हैं सभी खनिज, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर दो हो गया, तीसरा सभी, आप लोग को बताया जाता है हमेशा कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। कारण क्या है कि मात्रा के ऊपर निर्भर है। मात्रा अगर कम है तो उससे प्रॉफिटेबली उससे अयस्क प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धातु कम मात्रा में निकलेगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, यानी 3 आपका पॉइंट हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट में कर सकते हैं कि खनिज से डायरेक्टली हम लोग धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चौथा कर सकते हैं खनिज से
सीधे धातु का निष्कर्षण नहीं होता है, जबकि अयस्क से कर सकते हैं, अयस्क से धातु का निष्कर्षण सीधे किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा गया है एग्जाम में कि इस धातु के अयस्क के नाम लिखें, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सारे प्रोसेस सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि जो धातु का जो मेन आपका सिलेबस है उसमें कुछ धातु जो है उनका अयस्क जो है उसको याद रखना जरूरी है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कर सकते हैं यहाँ पर अयस्क, जैसे हम लोग हेमेटाइट करें, हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3। एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये आपका हो जाता है Fe3O4। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम का देखें तो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट तो क्या होता है Al2O3 × 2H। कॉपर का देखें तो कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट क्या हो जाएगा CuFeS2। ठीक है, कॉपर पाइराइट CuFeS2। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास क्या हो जाएगा CuS2 आपका हो जाएगा, Cu2S ना होगा, सॉरी Cu2S। उसी तरह से हम लोग जिंक का अगर लें तो जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड क्या होता है ZnS होता है। उसी तरह से कैलामाइन, कैलामाइन क्या होता है ZnCO3। उसी तरह से जिनसाइट, जिनसाइट क्या होता है ZnO हो जाता है। उसी तरह से सिनेबार क्या हो जाएगा HgS। बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। जैसे हेमेटाइट का क्या होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का क्या होता है Fe3O4, बॉक्साइट का क्या होगा तो Al2O3 × 2H2O, कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिनसाइट ZnO और सिनेबार मतलब HgS, मतलब आपका मरकरी का आपका क्या होगा ये अयस्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पर अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। इसको केवल समझा दे रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं, उसको समझ जाइएगा तो अपने से उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है ना। 3 विधि होती है, एक आपका होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। और याद रखना है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो हमेशा याद रखना है। जो भी ऑक्साइड ओर होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं या कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उनका इस विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग सांद्रण करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि यह विधि जो है इस बात पर निर्भर करती है कि अयस्क का कण अगर भारी है
और उसमें जो अशुद्धि है उसका कण हल्का है, तब इस विधि का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक व्हील फ्लेट टेबल होता है और यहाँ पर अयस्क के पाउडर को, अयस्क के चूर्ण को, सबसे पहले अयस्क को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, क्रश किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को क्या करते हैं, टेबल नुमा, एक तरह का टेबल है सीढ़ी नुमा, उस पर क्या करते हैं, इसको रख देते हैं और इस पर जल की तेज धारा को क्या करते हैं, इस पर प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है कि अयस्क का चूंकि कण क्या होता है, भारी होता है, और शुद्धि का कण क्या होता है, हल्का होता है। यही कंडीशन है इस विधि के लिए। तो क्या होगा, पानी की तेज धारा के साथ जब बहाव होगा तो अयस्क के कण जो है वो भारी होने के कारण सीढ़ियों पर क्या हो जाते हैं, बैठते चले जाते हैं, और जो हल्का होता है वो क्या हो जाता है, पानी की तेज धारा के साथ वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसमें एक और विधि होता है, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और टैंक में पानी रखा हुआ है और इसमें अयस्क के चूर्ण को क्या किया गया, रख दिया गया, अयस्क के पाउडर को इसमें डाल दिया गया, उसको खरबला दिया गया, हिला दिया गया और उसको क्या करेंगे, टैंक को उड़ेल देंगे। उड़ेलने से क्या होगा कि जैसे डालेंगे पाउडर को और खरबलाएंगे उसको, तो जो भारी कण है वो नीचे की ओर जाएगा और जो हल्का है वो पानी के साथ लगा रहने के कारण जब उड़ेलते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से भी अयस्क का सांद्रण हम लोग कर सकते हैं। दूसरा विधि होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि में भी ऑक्साइड जो ओर होते हैं उनका सांद्रण करते हैं और यह जो विधि है इस बात पर निर्भर करती है कि अयस्क और उसमें जो अशुद्धि है दोनों में कोई एक चुंबकीय प्रकृति रखने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक क्या होना चाहिए, चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। तो एक दो पुली होता है, दोनों पुली पर एक रबर बेल्ट या कॉपर बेल्ट जो है वो क्या होता है, लेदर बेल्ट कह सकते हैं उसको, क्या होता है, लगा रहता है और एक जो होता है पुली वो क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। और जब यहाँ पर अयस्क के चूर्ण को क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो अयस्क का चूर्ण जब मैग्नीफाइड जो पुली है उसके पास जब आता है तो जो चुंबकीय गुण वाला अयस्क है मान लेते हैं, तो क्या होगा, वो पुली के जस्ट नजदीक गिरेगा, जबकि जो अचुंबकीय जो अशुद्धि है वो जा करके दूर जा करके गिर जाएगी। इस तरह से हम लोग अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। तो इस विधि में कौन सा अयस्क का, तो वही ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेन उत्प्लावन विधि। तीसरा आपका है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि, इस विधि में जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अयस्क हैं जो पानी से नहीं भीगते। ठीक है, पानी से नहीं भीगेंगे, लेकिन जब उसमें अशुद्धि है उसमें वो क्या होगा, पानी से भीग जाएगा। तो होता क्या है कि एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और टैंक में पानी भर दिया जाता है, वाटर ले लेते हैं और इसमें थोड़ी सी मात्रा में पाइन ऑयल या यूकलिप्टस का तेल या एक केमिकल होता है जैंथेट, एक केमिकल होता है, तीनों में से कोई थोड़ी सी मात्रा ही इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं और डाल करके अयस्क के पाउडर को इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं और इसमें डालने के बाद हवा की तेज धारा यहाँ पर क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो क्या होगा, खलबलाएगा पूरा। तो जो अयस्क के छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या हो जाएंगे, जो फेन उत्पन्न होगा, किसके कारण फेन उत्पन्न होगा, पाइन ऑयल के कारण या यूकलिप्टस ऑयल जो डालेंगे उसके कारण या जैंथेट के कारण फेन उत्पन्न होगा।
तो फेन का जो बुलबुला होता है उस पर वो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, और उसी बुलबुले को क्या करते हैं हम लोग, छान के निकाल लेते हैं, सुखा देते हैं, हमको सांद्रित अयस्क मिल जाता है। और इस विधि द्वारा ध्यान रखना, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ओके, क्या होगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया। एक टर्म आता है निस्तापन, ठीक है। निस्तापन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो सांद्रित अयस्क होता है उसको हवा की अनुपस्थिति में या हवा की सीमित मात्रा में क्या करते हैं, भट्ठी में गर्म करते हैं, जिसके कारण वो जो अयस्क है वो क्या हो जाता है, सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क में क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो क्या कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, मात्रा में भट्ठी में गर्म किया जाता है, भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिसके कारण अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई अयस्क लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका जब निस्तापन जब कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी अयस्क जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है। उसी तरह से Al2O3 into 2H2O आपका है, निस्तापन जब कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस क्या H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो निस्तापन प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले कर सकते हैं कि जो अयस्क में नमी होती है वो निकल जाती है। दूसरा कि जो उसमें वाष्पशील जो अशुद्धियां हैं, जैसे आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब क्या हो जाते हैं, वेपराइज होकर के निकल जाते हैं, वहीं पर अशुद्धि निकल जाती है, ठीक है। बहुत सारी अशुद्धियां इसी दौरान निकल जाती है। और अयस्क जो होता है वो जैसे आपका कार्बोनेट अयस्क जो है वो ऑक्साइड रूप में चला जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रेटेड अयस्क है वो आपका ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और अयस्क जो है वो भुरभुरा हो जाता है। अगर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से एक टर्म आता है रोस्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं जारक या भर्जन। तो यह क्या है, जस्ट यही प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिससे या जिसके कारण अयस्क ऑक्साइड
अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने क्या बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हवा की उपस्थिति में भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिसके कारण जो अयस्क है वो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाएगा? तो जारण कहलाता है। जारण या भर्जन, जारण कहलाता है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं, याद रखिएगा, इसमें जनरली जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको गर्म करते हैं। ठीक है ना? कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। निस्तापन में किसका? कार्बोनेट अयस्क और हाइड्रेटेड अयस्क। हाइड्रेटेड अयस्क जिसमें वाटर साथ में लगा हुआ। तो यहाँ पर जैसे ZnS है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जारित करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? ZnO प्लस SO2 के रूप में वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से PbS है, PbS प्लस O2, ये आपका क्या हो जाएगा? PbO प्लस SO2। इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस जब कीजिएगा इस तरह से कर सकते हैं, 2 2 और 2 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 2 6। यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और इस विधि में किसका होता है? तो किसको लेते हैं? सल्फाइड अयस्क को लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो चेंजेस होते हैं उसमें सबसे पहला चेंज क्या है कि आपका जो नमी है वो निकल जाती है, जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क जो है वो ऑक्साइड अयस्क में चेंज हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नेटियम का संरचना लिखिए। मैग्नेटियम का आपका क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन लिखे, यानी मैग्नीशियम में कौन कौन से धातु को मिश्रित करते हैं, उसमें क्या, उसमें उनका आपका अनुपात होता है। तो मिश्र धातु क्या करेंगे कि जब कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु और धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातु हो या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को क्या करते हैं हम लोग? मिश्र धातु कहते हैं। और मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है उसमें आपका एल्युमिनियम जो होता है 80% होता है और मैग्नीशियम जो होता है वो आपका 20% के रेशियो में होता है। नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख, अब जो है इस चैप्टर से हम लोग धातु का निष्कर्षण, जैसे कॉपर का निष्कर्षण हो गया, जिंक का निष्कर्षण हो गया, आपका फिर आपका एल्युमिनियम का है, आयरन का है, तो आप लोगों को बताया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर करते हैं तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। तो जो भी आपका मॉडल पेपर दिया हुआ है वहाँ से इसको याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसको सांद्रण कैसे किया जाता है, ऑक्साइड में कैसे निस्तापन होगा या जारण होगा, उसके बाद बाकी जो प्रोसेस होता है। दूसरा चीज कि शोधन करने का
मैंने परिष्कृत करने का, शुद्ध करने के लिए कौन सा, तो आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या है कि मेटल जो अशुद्ध जो धातु होगा उसका क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, और जो शुद्ध धातु होगा उसका कैथोड बनाएंगे, और जिस धातु का निष्कर्षण करने जा रहे हैं उसका क्या लेंगे, वैद्युत अपघट्ट के रूप में उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि कैथोड पर आपको शुद्ध धातु मिलते जाएगा, एनोड का जो शुद्ध अशुद्ध जो एनोड है धातु का, वो धातु क्या होगा, विलयन में जाते रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप लोगों को देख लेना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर का जितना दिया हुआ है काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल और कार्बन से संबंधित हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।